हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्मित एकेडमी रांची। मैं हूं नीतीश कुमार यादव और आज हम लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है शिक्षा में विभेदीकरण, है ना। यह टॉपिक बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, है ना। इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं विभेदीकरण क्या है, यानी कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, शिक्षा में विभेदीकरण क्या है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसे दूर करने के उपाय क्या क्या किए गए हैं या क्या होना चाहिए, तथा भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। भारत सरकार ने शिक्षा में विभेदीकरण को हटाने के लिए क्या क्या किए हैं, क्या क्या योजना चल रही है, क्या क्या कार्यक्रम है ना। तो टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक एक कदम, है ना। सबसे पहले बात कर देखिए, शिक्षा में विभेदीकरण को अगर जानना है तो सबसे पहले हम लोगों को विभेदीकरण के बारे में जानना होगा, है ना। तो विभेदीकरण एक्चुअली में है क्या, डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में है क्या, है ना। अगर हम लोग विभेदीकरण को नहीं जानेंगे तो फिर शिक्षा में विभेदीकरण समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि विभेदीकरण को हम लोग जानें। विभेदीकरण मतलब कि भेदभाव, एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना रखना, छुआछूत की भावना रखना, है ना। एक साथ नहीं बैठना, है ना। एक साथ स्कूल में कोई बच्चा है उसके साथ हम लोग नहीं बैठ करके पढ़ाई करते हैं, या उसे मना कर दिया जाता है कि इस रो में आपको नहीं बैठना, इस डेस्क में नहीं बैठना, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठ सकते हो, इस तरह से आ सकते हो, है ना। विभेदीकरण वहाँ पे मतलब कि एक तरह से बंटवारा कर देना, विभेद कर देना, है ना। चाहे वो कोई भी रीजन से हो, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है ना। चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, उम्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, शारीरिक रंग रूप के आधार पर हो, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, या कोई अन्य सामाजिक पहचान, है ना। तो ये होता विभेद। जैसे असमानता हम लोग पढ़ चुके हैं, तो असमानता क्या करता है, एक दूसरे का मतलब बराबर है नहीं है वो बतलाता है ना। और ये क्या करता है, भेदभाव करवाता है, भेदभाव करना सिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई दलित व्यक्ति है, उसके साथ हम लोग नहीं बैठते हैं, उसके साथ बैठ करके खाना नहीं खाते हैं, उसके साथ कहीं नहीं जाते, उसके साथ नहीं हुआ, तो मतलब भेदभाव कर रहे हैं, हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब कि भेदभाव कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विभेदीकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी कुछ खास विशेषताओं के आधार पर, है ना, उसकी कुछ खास विशेषताओं के आधार पर अनुचित व्यवहार या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना या भेदभाव करना। मतलब कि जैसा हम बोले कि जाति के आधार पर भेदभाव कर देते हैं, मतलब कि उसकी एक खास विशेषता क्या है कि जाति अलग है, धर्म अलग है, लिंग अलग है ना। जैसे लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, कहीं भी जाएंगे तो देखिएगा लड़कियों के साथ ज़्यादातर भेदभाव होता है, या घर में हो। फिर बात आती है उम्र की। अब देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ लोग भेदभाव करते हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। भाषा, मान लीजिए दूसरे भाषा बोलने वाले लोग आ गए आपके मोहल्ला में, आपके गांव में, आपके शहर में, तो आप क्या करें, ये कौन सा भाषा बोलता है भाई, नहीं पता, वो हम लोग का भाषा नहीं बोलता है, मतलब हम लोग समाज का आदमी नहीं है।
शारीरिक रंग रूप भी होता है, जैसे कि अफ्रीका में एक बार चल रहा था काला गोरा, चल रहा था ना भाई, लड़ाई बहुत काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें। तो रंग रूप के आधार पर भी कहते हैं वो आदमी काला है, उसके साथ नहीं बैठना है ना। आर्थिक स्थिति मतलब गरीबी, कमज़ोर है, वर्ग में कम, अपनी सोसाइटी में सबसे कमज़ोर आदमी है, इसलिए वो हमारे लायक नहीं है। यहाँ पे फिगर से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक समूह है, यहाँ पे ये वर्क प्लेस है कोई, है ना, किसी ऑफिस का फोटो लग रहा है। इसमें क्या है, यहाँ पे 4 पर्सन मेन जेंट्स है, मेन है ना, मेन है, पर मेन पर्सन है वहाँ पे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो गर्ल है, जो लड़की है, इसको क्या किए, किनारे कर दिए, मतलब उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे, है ना। फिर आपका एक लास्ट में देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना, और एक अलग व्यक्ति है ना, अलग व्यक्ति, यानी कि उसको मान सकते हैं कि वो अलग कास्ट का है ना, वो अलग कास्ट का है। तो इसलिए यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भेदभाव इसके साथ हो रहा है ना। अब एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में, तो उस बच्चे का एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उस बच्चे का जाति क्या है, अलग है, वो उस बच्चे का जाति अलग है, यानी कि वो आदिवासी में है, हरिजन से आता है या दलित से आता है, इस वजह से स्कूल ने डिनाई कर दिया कि हम इस बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा है समान कार्य के लिए असमान वेतन। जैसे मान लीजिए जहाँ पे महिला एंड पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, तो काम सेम ही है, वर्किंग आवर सेम ही है ना, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए भेदभाव किया जाता है कि वो पुरुष है तो ज़्यादा वेतन देंगे और वो महिला है तो कम वेतन देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी भेदभाव है ना, ये भी क्या है, भेदभाव है। उसके बाद है विकलांग व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकता है, वो वहाँ पे नहीं रह सकता, वहाँ पे समय नहीं बिता सकता, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर हम लोग रोक रहे हैं उसको सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए, तो वो क्या है, वो भी एक भेदभाव है। उसके बाद आता है खास जाति या धर्म के आधार पर किसी को मकान किराए पर नहीं देना। मान लीजिए आपके पास मकान, आप मकान किराए पर लगाते हैं और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं कि भाई हमको मकान किराए पर लेना है, लेकिन उसके बाद आप पूछते हैं कि भाई आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि मकान किराए पर देना है या नहीं देना है। दैट मीन्स कि अगर आपके पसंद की जाति के लोग नहीं होंगे तो आप वहाँ पे डिनाई कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जाति के आधार पर आपने भेदभाव किया, है ना, धर्म के आधार पर आपने भेदभाव किया। बहुत जगह होता है ऐसा कि नीचे जाते हैं या कुछ ऐसे जाते जिससे हमको नफरत है, हम नहीं पसंद करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम अपने घर में नहीं रखना चाहेंगे। हाँ, तो ये गलत है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, अभी भी ये मौजूद है। उसके बाद है रंग के आधार पर किसी को नौकरी पर नहीं रखना। मान लीजिए आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, लेकिन आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि एम्प्लॉय का रंग क्या है, काला है, काला व्यक्ति है, इसलिए आप ऑफिस में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपके ऑफिस में सारे गोरे लोग काम करते हैं। तो ये क्या है, रंग के आधार पर भेदभाव हुआ। उसके बाद बात आती है भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव करना। अब मान लीजिए किसी की भाषा अलग है, जैसे मान लीजिए हम लोग झारखंड से रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो झारखंड में भी अलग तरह रीजनल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पे कहीं पे खोरठा, कहीं पे संथाल, कहीं पे नागपुरी, इस तरह के लोकल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे वो संथाल भाषा बोल रहा है, वो नागपुरी भाषा बोल रहा है, क्या है, कैसा लैंग्वेज है, उस बात करने का तरीका नहीं है, ये वो, मतलब कि बहुत सारा बात। तो ये क्या हुआ, भाषाई भेदभाव हुआ, भाषा के अकॉर्डिंग आप उसको जज कर रहे हैं, है ना। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, विभेदीकरण यानी भेदभाव करने का कारण क्या क्या हो सकते हैं। विभेदीकरण भेदभाव करने का मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, है ना, मेनली क्या है कि 3 ही कारण होते हैं। पहला क्या है, आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल फैक्टर या फिनेंशियल फैक्टर। दूसरा है सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर, है ना। उसके बाद है राजनीतिक कारण, है ना। लेकिन आर्थिक कारण में क्या है, ये तो आपको पता है कि इसमें ये जो लोग हैं ये क्या होते हैं, गरीब होते हैं,
है ना, ये क्या होते हैं, गरीब होते हैं, ये गरीब हैं। ये क्या है, और उसके बाद क्या है, सामाजिक कारक। सामाजिक कारण में क्या क्या आता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए जाति आ गया, ठीक है, धर्म आ गया, जाति धर्म, फिर आपका आ जाएगा भाषा, है ना, फिर आ जाएगा आपका आ जाएगा लिंग, है ना, जाति धर्म भाषा लिंग, उसका रहन सहन, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, है ना, इत्यादि, ये सब सारा चीज़ किस में आ जाएगा, सामाजिक कारण में आ जाएगा। यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं हम लोग, भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं हम लोग, संस्कृति, अरे उसका कल्चर अलग है, वो दूसरी जगह से आता है ना, इसलिए वो हमारे समाज में कोई किसी भी फंक्शन में भाग नहीं ले सकता है। तो ये हो गया सामाजिक कारण। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है कि सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करना किसी को, है ना, उसके कारण आपको आपके साथ भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को फायदा है कि अगर ये वोट नहीं देगा तो हम मेरे लिए फ़ायदा है, तो क्या वहाँ वोटिंग राइट वहाँ पे छीन लिया जाएगा, या आपको बराबर बैठने नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आप संसद में नहीं बैठ सकते हैं, आप चुनाव नहीं जीत लड़ सकते हैं, बहुत तरह का कारण हो सकता है। अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर लड़वा देना, अपने फायदे के लिए जाति के नाम पर लड़वा देना, दंगा फसाद करवा देना, है ना, तो ये सब जाति के राजनीतिक कारण होता है, पॉलिटिकल फैक्टर होता है। अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा में विभेदीकरण, यानी कि शिक्षा में विभेदीकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक समस्या के रूप में। यहाँ भी क्या है, शिक्षा के लिए ये समस्या है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर विभेदीकरण हम लोग करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो लोग एजुकेट हो पाएंगे, लोग पढ़ाई कर पाएंगे, खास करके वो लोग जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना है। यानी कि जो सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है वो क्या है कि सारे बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। लेकिन इसके लक्ष्य को प्राप्त करने में विभेदीकरण क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। विभेदीकरण क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, जिस कारण इसका लक्ष्य अभी भी हासिल नहीं किया जा सका है ना, कि अभी भी हम लोग इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, उसको संशोधित किया गया था 1992 में, है ना। वहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ही। मतलब कि टारगेट रखा गया था कि सन 2000 से पहले जितने भी बच्चे हैं सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है। लेकिन सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, उसके बावजूद इसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। फिर भी क्या है, लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि शिक्षा में विभेदीकरण एक चट्टान की तरह खड़ा है, यानी कि जहाँ भी जाए आपको बैरियर पर बैरियर दिखेगा, है ना। अब घर से निकले तो घर से लड़िए पहले, समाज से लड़िए पहले, गांव से लड़िए पहले, है ना, तब जाकर के आप कहीं हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स हैं, अब उससे आप समझ सकते हैं। अब ये क्या है, ये स्कूल है और एक स्टूडेंट है ना। अब इस स्टूडेंट को स्कूल से बाहर भगा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित है या दूसरे जाति की है ना, सिर्फ इस वजह से। तो ये क्या है, विभेदीकरण है ना। ये तो विभेदीकरण नहीं हुआ, किसी को हम बैठने नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, एक लड़का है, बाकी मतलब एक काला लड़का है और बाकी गोरे लोग हैं, है ना, ये लोग गोरे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों, सिर्फ इसलिए कि ये लड़का काला है ना।
इसे हमारे समाज में कई रूपों में देखा जा सकता है ना। भेदभाव को कई रूप में देख सकते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भाषा, भौगोलिक इत्यादि। लेकिन जो मेन है वो है लैंगिक भेदभाव, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एंड दूसरा है जातिगत भेदभाव, यानी कि कास्ट सिस्टम जो है वो, कास्टिज्म जो है वो। सिर्फ मेन यही है। मान लीजिए जैसे कि हमारे देश में अगर जनगणना भी होता है तो क्या करते हैं, पहले लिंग के अनुसार निकालते हैं। साक्षरता दर अगर निकालना है तो लिंग के अनुसार निकालते हैं, पुरुष कितने शिक्षित हैं, महिला कितना शिक्षित है। जातिगत भेदभाव, उस जाति में कितने महिला शिक्षित हैं, कितने पुरुष शिक्षित हैं, है ना। तो अब देखने को मिलता है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि जब भी किसी क्षेत्र या देश के विकास को मापना हो तो सबसे पहले जातिगत तथा लिंगगत साक्षरता दर के आधार पर मापा जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गांव के बारे में अगर जानना है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो सबसे पहले आप लगे यहाँ पे पुरुष लोग कितने पढ़े हुए हैं, महिला लोग कितनी पढ़ी लिखी हैं, पूछते हैं ना। तो भारत सरकार ने इस दिशा में ध्यान केंद्रित करके सबके लिए शिक्षा की वकालत की है ना। भारत सरकार ने सभी के लिए शिक्षा की वकालत की है, कभी किसी एक उनके लिए नहीं। न ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष को पढ़ाना है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को पढ़ाना है। हाँ, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो हम उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ है। जिसका परिणाम सन 2011 तक साक्षरता दर 74.04% हो गई, है ना। सबके लिए शिक्षा का मतलब प्रोग्राम लाया गया, सबको पढ़ाना है, सबको बढ़ाना है। तब जा कर के 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल साक्षरता दर जो भारत की है वो है 74%, है ना। और वो अगर देखेंगे तो 1947 में वो सिर्फ 12% थी, 1947 में वो सिर्फ 12% थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर महज 65.46% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, जो महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा है, और यह अभी भी विभेदीकरण का संकेत देता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल साक्षरता दर कितना है, 74, लेकिन अगर पुरुष और महिला के बीच अगर निकाला जाए तो महिलाएं कितनी साक्षर हैं, तो सिर्फ 65%, और पुरुष कितने हैं, 82%, है ना। पुरुष कितने हैं, 82%। तो यहाँ भी गैप है ना, गैप है ना, लगभग 17% का गैप है ना, लगभग 17% का गैप है। 17% ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिंगगत विभेद के बारे में, यानी कि लैंगिक भेदभाव, है ना। लैंगिक भेदभाव, इससे साफ आप समझ रहे होंगे कि लैंगिक मतलब कि सिर्फ गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच डिफ्रेंशिएट करना, है ना, दोनों के बीच अंतर करना, भेदभाव करना, एक को ज़्यादा मौका देना, एक को कम मौका देना, या एक को किसी का और काम में, टफ काम में लगाना, एक को इजी काम में लगा देना। अब जैसा कि आप ये फिगर देखिए, यहाँ पे दो है, एक लड़का है, एक लड़की है ना, दो है, और एक यहाँ पे गार्जियन है या जो भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक हाथ में बुक लिए हुए हैं और एक हाथ में झाड़ू या पोछा लगाने वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बुक किसको दे रहे हैं, इस लड़के को प्रोवाइड, बुक किसको दिया जा रहा है, इस लड़के को प्रोवाइड किया जा रहा है बुक, है ना, बुक इसको दिया जा रहा है। और झाड़ू या पोछा लगाने का काम किसको दिया जा रहा है, इस लड़की को। क्या है, लैंगिक भेदभाव हुआ ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि लड़की बुक नहीं पढ़ सकती है, लड़की पढ़ाई नहीं कर सकती है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो अक्सर लड़कियों को लड़कों की तुलना में शिक्षा के कम अवसर दिए जाते हैं,
खासकर ग्रामीण तथा गरीब परिवारों में। वैसे तो वे देश के मानव संसाधन का 50% है, यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका 50% कौन है? लड़कियां हैं। लेकिन शिक्षा की कमी के कारण देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। वो शिक्षित नहीं तो अच्छा इनकम नहीं होता है उनके पास, तो देश के विकास में कैसे योगदान दे पाएंगे? अभी भी लड़कियों को किसी न किसी बहाने से स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और उन्हें घरेलू कामों में लगा दिया जाता है या कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। देखिए, स्कूल छोड़ने का दो रीज़न हो सकता है, या तो घर का काम करो या तो फिर शादी करके भेज दिया जाता है। यही कारण है कि पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में अंतर देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर हम सिर्फ बॉयज़ को पढ़ाने पर जोर देंगे तो महिलाएं तो लड़कियां तो क्या होगी, वो तो अनपढ़ रह जाएंगी ना, वो कहाँ से पढ़ पाएंगी? हमको तो मौका तो बराबर देना पड़ेगा ना, और मौका हम लोग नहीं देते हैं, जिस वजह से क्या साक्षरता दर में अंतर आ जाता है। चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हों या शहरी क्षेत्र की, ये अलग, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे ये होगा। ये अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, फिर भी अंतर देखने को मिलता है। फिर भी अंतर देखने को, आप देखिए, मान लीजिए अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? गांव में अनपढ़ लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और शहर में क्या है? पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो फिर भी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है गैप, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया है। हाँ, सरकार इस समस्याओं पर ध्यान दे रही है, उस पर काम कर रही है। जब भारत का देश आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, है ना। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर कहा था, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा, यानी कि अगर हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की शिक्षा हुई। लेकिन अगर एक लड़की को हम पढ़ा देते हैं तो पूरे परिवार की शिक्षा हुई, है ना। वर्तमान में भी इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। यानी कि हर बार कुछ न कुछ नियम बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नियम नहीं बनते हैं, बहुत सारे प्लान बनते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर भी रियलिटी में ये चीज़ नहीं हो पाया है। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है ना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस संदर्भ में लड़कियों की स्थिति निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की जो लड़कियाँ हैं उनकी स्थिति को समझना है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 10 में से 9 लड़कियां ऐसी हैं, यानी कि गांव में अगर जाएंगे तो 10 में से 9 लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाती है। मतलब कि स्कूल का जो शिक्षा है, सिर्फ स्कूल कॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं 9 लड़कियां, 10 में से 9 लड़कियां, है ना। और वही बात करें शहर में तो शहर में से 100 में से 14 लड़कियां ही स्कूल पूरी कर पाती हैं। शहर की भी स्थिति जो है, 100 में से सिर्फ 14 लड़कियां ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पाती हैं। मतलब कि यहाँ भी स्कूल शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पा। अब बदलाव आ रहे हैं बहुत सारे, ये डेटा तो पुराना है 2011 के अकॉर्डिंग है, तो अब बदलाव आ रहे हैं, तो चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो लड़कियों के साथ हर जगह भेदभाव होता ही है इस मैटर में कि भैया क्या करना है पढ़ लिख करके, घर किचन का ही तो काम करना है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, उनके भी अपने सपने हो सकते हैं, उनका भी अपना जीने का तरीका अलग हो सकता है ना। उसके बाद है विद्यालय में मित्रवत व्यवहार तथा माहौल न होने के कारण 26% लड़के या लड़कियां विद्यालय छोड़ देते हैं। यानी कि विद्यालय में अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में क्या होता है, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं मिल पाता है, यानी कि लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत होता है ना। तो उसमें वैसे में 26% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद है 66% लड़कियों के अभिभावक सिर्फ इसलिए उनको विद्यालय छुड़वा देते हैं क्योंकि विद्यालय उन्हें अपेक्षित वातावरण नहीं दे पाता है। अब 66% लड़कियां ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए विद्यालय जाने से मना कर दिया जाता है उनको कि स्कूल का जो वातावरण है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है ना।
लड़कियों के साथ लोग अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं, लड़कियों के साथ बात करने का तमीज़ नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये सब भी कारण होता है। जैसे कि रूरल क्षेत्र में जाइए तो वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा नहीं रहती है, बाउंड्री, स्कूल में बाउंड्री नहीं होती है ना। ये सब वजहें होती हैं ना। उसके बाद है 52% लड़कियां भाषाई व्यवहार से त्रस्त होकर स्कूल छोड़ देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ अजीब तरीके से बात किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ स्कूल छोड़ देंगे। जाहिर सी बात, आप किसी को बार बार टॉर्चर कीजिएगा तो क्या होगा, वो खुद ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप कर लेगा अपने आप को, है ना। तो 52% ऐसे लड़कियां हैं जो सिर्फ भाषा, मर्यादित भाषा ना होने के कारण या ऐसे भाषा जो समझ ना आ रहे हो उसके वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं जातिगत भेदभाव की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर में, आप देखिए एक क्लासरूम है ना, एक क्लासरूम है, यहाँ पे बच्चियाँ बैठ करके पढ़ रही हैं। हाँ, एक बच्ची को अलग बैठा दिया गया है, एक बच्ची जो है अलग बैठा दिया गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण हो सकता है कि ये दूसरे जाति की है ना, ये दूसरे जाति की है, इसलिए इसे क्या किया गया, अलग, इन लोगों से अलग बैठा दिया गया। अगर लैंगिक भेदभाव होता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तो गर्ल्स बैठी हुई है ना, गर्ल्स ही तो है, गर्ल्स ही है ना सॉरी। तो यहाँ पे जातिगत भेदभाव किया गया है ना, यहाँ पे जातिगत भेदभाव किया गया है, यानी कि क्लासरूम में अलग बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, उसी सेम क्लासरूम में अलग से बैठी हुई है, अलग से, है ना, अकेले। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलता है ना। दलित तथा आदिवासी समुदायों के बच्चों को अक्सर विद्यालयों में उपेक्षा, उत्पीड़न, यहाँ तक कि बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें शिक्षकों द्वारा कम ध्यान दिया जाता है, सहपाठियों द्वारा अलग थलग कर दिया जाता है और कभी कभी विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर भी कर दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा दर में असमानता देखने को मिलता है तथा समाज के विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटते रहेंगे तो क्या होगा, ना उसका विकास होगा, ना खुद का विकास होगा, ना समाज का विकास होगा और ना देश का विकास होगा। वहाँ पे मतलब कि इग्नोर किया जाएगा। मान लीजिए ये फलाने जाति के, फलाने धर्म का है, इससे नहीं बात करना है, इसको नहीं पढ़ाना है, इसको नोट्स प्रोवाइड नहीं करना है, इसके मतलब कि हैंड होल्डिंग नहीं बनना है हमको, है ना। मतलब बहुत तरह की बातें होती है और जिस कारण बच्चा क्या होता है कि स्कूल छोड़ देता है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें, है ना, उच्च शिक्षा की बात करें, तो यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश तोमर ने कहा था कि शिक्षा में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, है ना। इसके लिए विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने के नाम पर जाति के आधार पर किसी छात्र का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। यानी कि उन्होंने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको एडमिशन लेने के नाम पर या परीक्षा में बैठने के नाम पर, है ना, उनसे भेदभाव किया गया हो, है ना। उन्होंने देश में छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं को भी गंभीरता से लिया तथा विश्वविद्यालयों को इन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा, है ना। हर जगह लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, हर जगह उन्हें टॉर्चर किया जाता है, हर जगह उन्हें परेशान किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ को लेकर के कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया था। अब इसे मिटाने के लिए सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधान भी किए गए, है ना। भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, कानून बनाए, बहुत सारे कदम उठाए किए गए तथा लड़कियों, आदिवासी व हरिजन छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल अथवा अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, है ना। यानी कि आवश्यकता अनुसार लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल दिया गया, आदिवासियों के लिए हॉस्टल दिया गया, हरिजन के लिए हॉस्टल दिया गया, अलग से स्कूल खोला गया, है ना, कॉलेज खोला गया, ताकि भेदभाव कम हो सके। वो लोग अगर पढ़ेंगे तो भेदभाव कम होगा ना।
शिक्षित होंगे तो भेदभाव ऐसे ही ऑटोमेटिक कम होते चला जाएगा। इसके अलावा समाज सुधारकों तथा संस्थाओं के द्वारा भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना। बहुत तरह के एनजीओ हैं जो एनजीओ चलाने वाले हैं, उन्होंने एजुकेशन देने का काम किया, जागरूक करने का काम किया है ना। क्यों? क्योंकि लैंगिक भेदभाव तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सके, परंतु इतने प्रयासों के बावजूद अभी भी इसे खत्म नहीं किया जा सका है ना। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं लेकिन फिर भी अभी तक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सका है। अब देखिए, शिक्षा में विभेदीकरण को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, है ना, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे शिक्षा में विभेदीकरण को समाप्त किया जा सके। मेजर्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। तो सबसे पहला है कि सबको समान अवसर देना होगा। जब तक आप समान अवसर नहीं देंगे, सबको पढ़ने का मौका नहीं देंगे, सबको नौकरी करने का मौका नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो पिछड़ जाएगा, है ना। उसके बाद है समावेशी शिक्षा। अब इसमें क्या है, सभी को एक साथ शिक्षा देना, एक प्रकार की शिक्षा देना। जैसे मान लीजिए विकलांग है, कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसके लिए हम उसको अलग करेंगे तो कैसे वो शिक्षित शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। उसके लिए स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था करना होगा स्कूल में, उसको स्कूल लाना होगा, है ना। और जो शिक्षा हम सबको दे रहे हैं वही शिक्षा उसको देना पड़ेगा, तभी जा करके भेदभाव कम हो सकता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में लचीलापन। अब देखिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके होना चाहिए। और जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड्स जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसमें। यानी कि 10 बच्चे हैं आपके क्लासरूम में, तो मान लीजिए 5 बच्चे फास्ट लर्नर हैं, 3 बच्चे एवरेज हैं और 2 बच्चे क्या हैं, स्लो लर्नर है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि जो 5 बच्चे फास्ट लर्नर हैं उनके अकॉर्डिंग क्लास को रन कर रहा है, नहीं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा क्लास मतलब विधि टेक्निक लाना होगा, ऐसा विधि मेथड लाना होगा जिससे वो 5 बच्चे भी लाभान्वित हो और 3 बच्चे भी हो और जो 2 पिछड़े बच्चे हैं वो भी हो, यानी कि सबको बराबर होना चाहिए। उसके बाद है अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। अब देखिए, अगर मान लीजिए बच्चे को शिक्षा देना है तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो भी पेरेंट हैं बच्चे के, उसके साथ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा, उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा, हाँ। और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि भाई अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, भेजिए, पढ़ाई शिक्षा दिलवाइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व है ना। उसके बाद है संवेदनशीलता पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। अब देखिए, टीचर्स ट्रेनिंग ऑन सेंसिटिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अगर बच्चे से अच्छे से नहीं बात करेंगे तो बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट होगा और वो स्कूल जाना ही बंद कर देगा। इसलिए शिक्षकों को ट्रेन कीजिए कि हर एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, हर एक बच्चे मतलब कि अलग अलग बच्चों के साथ कैसे आप पेश आ सकते हैं, है ना। उसके बाद है शिक्षा में विभेदीकरण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम तो बहुत चला, बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा लॉ आया, बहुत सारा कानून आया, बहुत सारा प्रोग्राम आया, लेकिन कुछ मेन है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इसे 2001 में लाया गया था। क्यों? क्योंकि जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं, यानी कि रूरल एरिया जितने भी हैं, गांव के लोग जितने भी हैं, है ना, वहाँ तक का शिक्षा पहुँचाना था। तो सर्व शिक्षा के माध्यम से प्रोग्राम चलाया गया, अवेयरनेस, जागरूकता चलाई गई, लोगों को बताया गया कि आइए एडमिशन कीजिए, शिक्षा फ्री है, निःशुल्क है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें। और जहाँ पे स्कूल नहीं है तो 1 मील के अंदर स्कूल की व्यवस्था की गई। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना। ये स्कीम 2004 में लाई गई थी, है ना। ये स्कीम 2004 में लाई गई थी। इस स्कीम को लाने का मेन वजह था, जो पिछड़े ब्लॉक थे, पिछड़े प्रखंड थे, जो बहुत पिछड़े हुए थे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। तो उसके लिए ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो जितने भी पिछड़ी लड़कियां, चाहे वो एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, है ना, सारे के बच्चों के लिए
वहाँ पे 6 से लेकर के 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का फ्री एजुकेशन है। रहने खाने पीने का सारा कुछ व्यवस्था वहाँ पे है ना। और उसके अलावा भी EWS के बच्चों को भी शामिल किया गया है ना, 25% उनके लिए है। उसके बाद आया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पहले से भी शिक्षा फ्री थी, निःशुल्क थी, है ना, लेकिन बहुत सारा भेदभाव हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 2009 में ये कानून बना था, लेकिन लागू किया गया था इसे 2010 में, है ना। लागू किया गया था 2010 में, 1 अप्रैल 2010, है ना। 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो इसमें क्या है कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन तो है ही, गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, है ना। बच्चों को अधिकार दिया गया है भाई आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपका अधिकार है ना, पढ़ना आपका अधिकार है। चाहे आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। और इसी के तहत BPL बच्चों के लिए, BPL बच्चे जो हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जो बच्चे हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उसमें 25% सीटें रिजर्व की गई। 25% सीटें क्या की गई? रिजर्व की गई। यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो रहते हैं बच्चे, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, है ना। 25% सीटें वहाँ के रिजर्व है। मान लीजिए किसी स्कूल में किसी कक्षा में 40 सीट है, तो उसका 25% यानी कि 10 सीटें जो है, 10 सीटें किसके लिए रहेगा? BPL बच्चों के लिए रहेगा। वहाँ पे उनको स्कूल का कोई फी नहीं लगेगा, उसका सारा खर्च कौन वहन करेगी? तो गवर्नमेंट उठाएगी, है ना। उसके बाद है महिला समाख्या योजना। ये स्कीम 1989 में लाया गया था। एक्चुअली ये NP 1986, है ना, 1986 का जो पॉलिसी था, एजुकेशन पॉलिसी, उसका हिस्सा है ये, है ना। उसी के तहत महिला समाख्या योजना लाया गया 1989 में। उसमें क्या था कि जो पिछड़े क्षेत्र में, जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं, है ना, जो दूर हैं, है ना, जो जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, है ना, कमज़ोर हैं, तो उनको सशक्त बनाना, उनको जागरूक करना, उनको साक्षर बनाना, इसका उद्देश्य ये था कि वहाँ के जो पिछड़े महिला हैं, पिछड़ी हुई, जहाँ पे सारी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनको साक्षर करना, उनको जागरूक करना, उनको सशक्त बनाना उद्देश्य था इस कार्यक्रम के तहत, है ना। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया 2015 में। इसका मेन उद्देश्य था, जैसे कि देश में लिंग अनुपात जो है वो कम होता जा रहा था, है ना, लिंग अनुपात कम होते जा रहा था। बेटियों को क्या किया जाता? मार दिया जा रहा था, पहले ही भ्रूण जांच करके मार दिया जा रहा था। तो ऐसे में क्या होगा? लैंगिक अनुपात क्या होगा? कम होता चला जाएगा, है ना। तो उस केस में ये प्रोग्राम लाया गया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना। यानी कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों को पढ़ाइए, आप मौका दीजिए, आगे बढ़ाइए उसको, है ना। ये जागरूक किया गया सबको, ताकि किसी भी लड़की सिर्फ इसलिए ना मार दिया जाए कि वो लड़की है ना। आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण के कारण क्या क्या हैं, शिक्षा में विभेदीकरण क्या है, शिक्षा में विभेदीकरण के कारण क्या क्या हैं, इसे दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो
आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। और अगर समझ आया होगा तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं भूलना है। वही है कि हम लोग के लिए वो मोटिवेशन का काम करती है ना, कमेंट ही है, लाइक ही है जो हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे तो हम लोग का भी, मेरा भी मोटिवेशन क्या होगा, हाई पर होगा। तो उससे हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे और अच्छे से कवर करेंगे, है ना। और इंग्लिश में भी PDF है हमारे पास, नोट्स है। तो जिनको भी चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पे आपको इंग्लिश का PDF मिल जाएगा। और अगर आपको चैनल का लिंक नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, चैनल का लिंक दिया हुआ है हमारा, है ना। चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप बेशक इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अवश्य जुड़ें। और हमारा, और ये अस्मिता अकेडमी रांची के नाम से भी अगर सर्च करेंगे ये टेलीग्राम में जा करके तो आपको मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल है। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है। और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बेल आइकन है ना, इसको ज़रूर ऑन करना है ना, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।